हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स के प्रति समर्पित इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट के हमने जो वीडियो डाले थे वो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित 4 से 5 हमने वीडियो डाले थे। आज हम उन सभी वीडियो को एक कंबाइंड रूप में देखते हुए एक शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं या इसका एक रिवीजन तरीके से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है, तो हमने देखा कि यह एक सामाजिक अर्थशास्त्र है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने देखा कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। जैसे ही एक आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है, मनुष्य की दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन हमारे पास जो होते हैं सीमित होते हैं। ये हमने देखा था। अब संक्षेप में जो हमने देखा कि मनुष्य के इसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। फिर हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकेस तथा नेमिन से मिलकर बना है, जिसमें ओकेस का मतलब होता है घरेलू प्रबंध और नेमिन का मतलब होता है किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, मतलब घर को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। ओकेस नेमिन, तो ये ग्रीक भाषा के दोनों शब्द हैं ओकेस तथा नेमिन, और इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति इन दोनों ही शब्दों से मिलकर हुई है। फिर हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक्स को कोई अलग से अध्ययन नहीं किया जाता था, इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था तथा इसे एक राज्य के प्रबंध के रूप में ही माना जाता था। फिर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो मार्शल ने किया था, ये आप याद रखिएगा। और जो मार्शल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें इसने इस शब्द का प्रयोग किया और 1890 में यह बुक इसकी पब्लिश हुई थी। फिर हमने देखा कि शुम्पेटर, बोल्डिंग आदि अर्थशास्त्री ने इस शास्त्र को आर्थिक विश्लेषण का नाम दिया है कि ये इकोनॉमिक एनालिसिस है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जो पिता हैं, जो हम आज जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की बुक का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, जो 1776 में पब्लिश हुई थी। जो इसकी बुक है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हो सके तो इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, हिंदी में याद मत रखना, हिंदी में केवल ट्रांसलेट करने के लिए बताया जाता है। तो आप एडम स्मिथ की बुक का नाम याद कर लीजिएगा, ये कब पब्लिश हुई ये आपको याद होना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है, ये आपको याद होना चाहिए। और अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया है, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। फिर यह भी इम्पोर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स है इसको रेगनर फ्रेश ने 2 भागों में बांटा था 1933 में। इसको भी आप याद रखिएगा, वो 2 भाग थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, या व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास कीन्स की पुस्तक के बाद में ही हुआ था। जो कीन्स की पुस्तक है वो 1936 में पब्लिश हुई थी, और इसकी बुक का नाम है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर हमने देखा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसमें भी 2 मत थे। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना था कि इसकी परिभाषा की आवश्यकता है। फिर जो ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का जो विकास है वो निरंतर चल रहा है, इसको एक किसी परिभाषा में बांधना अनुचित होगा और इसको एक निश्चित परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रोफेसर जैकब वाइनर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करें, और मार्क कैनन के अनुसार अर्थशास्त्री जिस संबंध में मतभेद रखते हो वही अर्थशास्त्र है। जो अर्थशास्त्री थे कि अर्थशास्त्र को परिभाषा देने की आवश्यकता है, इनको हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले धन संबंधी परिभाषाएं, फिर कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं और विकास केंद्रित परिभाषाएं।
जो धन संबंधी परिभाषा है वह एडम स्मिथ ने दी थी। कल्याण संबंधी परिभाषा का संबंध मार्शल से है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा का संबंध रॉबिन्स से है और विकास केंद्रित परिभाषा का संबंध सैमुअलसन से है। ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। फिर हमने इन परिभाषाओं से संबंधित कुछ इनकी विशेषताएं देखी थी, गुण देखे थे और आलोचनाएं की थी। धन संबंधी परिभाषाओं की विशेषताएं कुछ इस तरीके से थी कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अभी केवल एक ओवरव्यू के रूप में हम देखते हुए चल रहे हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता थी वह यह थी कि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में केवल हम धन का ही अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की धन की प्रकृति तथा अर्थ इन्होंने बताया कि धन की प्रकृति क्या है, फिर धन के कारण बताए। फिर एक इन्होंने जो इम्पोर्टेंट था अर्थ मानव की धारणा दी है, जो एक आपको ध्यान हो, आपने सेल्फिश मनुष्य की बात की थी, अर्थ मानव वही है। फिर हमने इसके गुण देखे थे, गुण आप देख लीजिएगा क्या थे। फिर इसकी कुछ आलोचनाएं की गई थी कि इसमें सबसे पहले आलोचना थी कि धन को अत्यधिक महत्व दिया गया। जो धन का अर्थ है वो बहुत संकुचित लिया गया। अर्थ मानव की धारणा जो दी गई वो गलत थी। इसमें कल्याण की उपेक्षा की गई। दुर्लभता तथा चुनाव की समस्या के बारे में इसमें नहीं बताया गया। धन प्राप्ति के साधनों की इसमें उपेक्षा की गई। यह नहीं बताया गया कि धन किस तरीके से प्राप्त करें। और जो इसकी विषय सामग्री थी बहुत ही सीमित थी। तो जो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स केवल धन का ही शास्त्र नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद में भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में हमने देखा था। इसकी कुछ विशेषताएं क्या थी आप देख लीजिएगा। जो भी विशेषताएं थी कि मनुष्य के अध्ययन को महत्व दिया गया, सामाजिक मनुष्य का इसमें अध्ययन किया गया, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ बताया गया, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन इसमें किया गया, भौतिक वस्तुओं के बारे में बताया गया, कल्याण के बारे में इसमें बताया गया। इसमें बताया गया कि जो इकोनॉमिक्स है विज्ञान तथा कला दोनों है और ये श्रेणी विभाजक है। इनके बारे में हम लास्ट वीडियो में जो भी है डिटेल में हम देख चुके हैं। फिर हमने इसके गुणों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। फिर जो इसकी आलोचनाएं की गई थी कि जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित इसकी आलोचनाएं की गई। फिर इसमें कहा गया कि जो क्षेत्र लिया गया है इसको बहुत ही संकुचित कर दिया है, सीमित क्षेत्र इसमें लिया गया है। कल्याण की अनिश्चित धारणा, अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है, अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, व्यवहारिक है। फिर इसके बाद में हमने देखा दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। इसकी कुछ विशेषताएं थी, देख लीजिए क्या क्या विशेषताएं थी। जो आप पिछले वाले वीडियोस देखेंगे, बुक में से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इसकी विशेषताएं थी, असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आर्थिक समस्या, अवसर लागत। इसके गुण थे, आप देख लेना गुण भी कौन कौन से थे। मानवीय व्यवहार का अध्ययन, विश्लेषणात्मक विस्तृत क्षेत्र, आर्थिक समस्या का अधिक तर्कपूर्ण वर्णन। फिर कुछ इसकी आलोचनाएं थी कि आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक पक्ष की अवहेलना की गई, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है, कल्याण का छुपा विचार है, अर्थशास्त्र का बहुत व्यापक क्षेत्र, अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है, दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है। फिर हमने विकास केंद्रित परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। इसकी जो विशेषताएं थी ये हमने देख ली थी। जो साधनों का कुशलतम बंटवारा, साधनों का कुशलतम बंटवारे के साथ में उसका पूर्ण उपयोग करना, फिर साधनों में वृद्धि करना जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। ये विकास केंद्रित परिभाषा मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ से संबंधित है कि हम अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। कुछ इसके गुण थे, आप लोग गुण देख लीजिएगा कि जो भी गुण थे कि आर्थिक समस्याओं के वास्तविक विवेचन, विज्ञान तथा कला दोनों है, कल्याण के प्रति तटस्थ नहीं है, व्यवहारिक है। और जो भी ये विकास केंद्रित परिभाषा थी, ऊपर जो भी तीनों परिभाषाएं हमने देखी हैं, ये उन सबका मिला जुला रूप ही है जो सैमुअलसन द्वारा दी गई थी। आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना, कोई भी दिक्कत आए पूछना।
किताब से ही पढ़ना, मोस्टली सीरीज से मत पढ़ना, पासबुक से मत पढ़ना। किताब आप परचेज कर लेना, बुक्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।